स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स को, जिनको हम फीटल मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं। ऑल तो ये टॉपिक आपकी बुक में इंक्लूड नहीं है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स किस तरीके से एम्ब्रियो के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में इन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स को नहीं पढ़ते हैं, हल्का सा इनका एक आइडिया लेते हैं। तो 4 मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं एमनियन, कोरियन, एलेंट्रॉइस और यॉर्क सैक। इनको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि ये एम्ब्रियो की बॉडी को नहीं बनाते हैं, ये एम्ब्रियो के सराउंडिंग्स में मौजूद होते हैं, एम्ब्रियो के लिए डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन एम्ब्रियो की बॉडी नहीं बनाते हैं, इसलिए हम इनको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स कहते हैं। ये एक एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो को बाहर की तरफ से जो लेयर सराउंड कर रही होती है उसको हम बोलते हैं कोरियन। कोरियन इज द आउटर मोस्ट लेयर। ये कोरियन ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन अपने लिए एक दूसरी लेयर बना देती है और उस लेयर से इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अराइज होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई का एक काम ये होता है कि इसने डेवलपिंग एम्ब्रियो को इम्प्लांट करना होता है इनसाइड द एंडोमेट्रियम लाइनिंग, और इसका सेकंड फंक्शन ये होता है कि इसने एक हार्मोन प्रोड्यूस करना होता है दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम, ताकि प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन रिलीज होता रहे थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। बाद में ये कोरियोनिक विलाई प्लासेंटा में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो जो कोरियोनिक विलाई का काम होता है फिर वो प्लासेंटा ले लेता है। इस कोरियन के लेयर के नीचे एक दूसरी लेयर भी इस एम्ब्रियो को सराउंड कर रही होती है, जो एम्ब्रियो के इर्द गिर्द मौजूद होती है, उस लेयर को हम कहते हैं एमनियन। इस एम्ब्रियो और इस एमनियन की लेयर के दरम्यान में एक कैविटी बनती है दैट इज कॉल्ड एमनियोटिक कैविटी, और इस एमनियोटिक कैविटी में फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड एज अ शॉक एब्जॉर्बर या एज अ कुशन काम करता है इस एम्ब्रियो के लिए। तो ये हमने पढ़ा एमनियन की लेयर के बारे में और कोरियन की लेयर के बारे में। अब हम पढ़ते हैं एलेंट्रॉइस को और यॉर्क सैक को। ये जो आपको बैग लेग स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इस बैग की लेयर को हम कहते हैं यॉर्क सैक लेयर, और इसकी कैविटी को हम कहते हैं यॉर्क सैक कैविटी, और ये जो दूसरा बैग है इसकी लेयर कहलाती है एलेंट्रॉइस, और इसके अंदर जो कैविटी बनती है इसको हम कहते हैं एलेंट्रॉइस कैविटी। यॉर्क सैक का काम ये होता है कि इसने यॉर्क को स्टोर करना होता है, इसने फूड को स्टोर करना होता है। जिन ऑर्गेनिजम्स के एग्स में यॉर्क की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, यानी कि जो मैक्रोलेसिथल एग्स वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन एग्स में सारा का सारा यॉर्क आकर इस यॉर्क सैक कैविटी में स्टोर हो जाता है और फिर उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को सप्लाई होता रहता है। तो यॉर्क सैक कैविटी का काम होता है फूड को स्टोर करना। और जो एलेंट्रॉइस है उसकी कैविटी का काम ये होता है कि उसने एम्ब्रियो के एक्सक्रीटरी मटेरियल को स्टोर करना होता है। तो ये दो बैग्स में से एक बैग फूड को स्टोर करता है और दूसरा एक्सक्रीटरी मटेरियल को स्टोर करता है। तो जो रेप्टाइल और बर्ड्स हैं उनमें ये दो बैग्स बहुत हाईली डेवलप होते हैं, क्योंकि वो मैक्रोलेसिथल एग्स होते हैं और जो एम्ब्रियो है उसकी डेवलपमेंट उस एग के अंदर ही हो रही होती है। लेकिन मेमल्स में ये दो बैग्स रिड्यूस होते हैं और बाद में जाके ये श्रिंक हो जाते हैं। मेमल्स में ये इसलिए रिड्यूस होते हैं क्योंकि मदर ही रिस्पॉन्सिबल होती है कि उसने एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करनी होती है, फूड को स्टोर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। माइक्रोलेसिथल एग्स होते हैं मेमल्स में, और जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसको भी स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि एक्सक्रीटरी मटेरियल एम्ब्रियो का मदर की तरफ जा रहा होता है थ्रू प्लासेंटा। खुराक भी उसको प्लासेंटा के थ्रू मिल रही होती है और जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो भी प्लासेंटा के थ्रू मदर को जा रहा होता है। स्टोरेज की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए एलेंट्रॉइस और यॉर्क सैक की कैविटी मेमल्स की केस में रिड्यूस होती है, जबकि हाईली डेवलप होती है रेप्टाइल्स और बर्ड्स की केसेस में। तो ये हमने पढ़ा 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के बारे में। अब हम पढ़ते हैं फेट ऑफ 3 जर्मिनल लेयर्स ऑफ गेस्ट्रूला। तो जो हमने एम्ब्रियोनिक डिस्क की बात की, जो बाइलैमिनर डिस्क की बात की, मतलब कि जो एपिब्लास्ट है और हाइपोब्लास्ट है, बाद में जाके ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म की लेयर्स बना देते हैं। तो इन लेयर्स का फिर काम ये होता है कि इन्होंने अपने स्पेसिफिक ऑर्गन्स बनाने होते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस के प्रोसेस के दौरान में। एपिब्लास्ट से एक्टोडर्म की लेयर बनती है और मेसोडर्मल लेयर बनती है, और हाइपोब्लास्ट से एंडोडर्म की लेयर बनती है। इस हाइपोब्लास्ट को कन्वर्ट करना इनटू एंडोडर्म, इसके लिए एपिब्लास्ट के सेल्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो अंदर की तरफ माइग्रेट करते हैं और इस हाइपोब्लास्ट को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू एंडोडर्म। तो सबसे पहली जो लेयर बनती है दैट इज कॉल्ड एंडोडर्म। फर्स्ट फॉर्म्ड लेयर इन द एम्ब्रियो इज द एंडोडर्म।
सेकंड लेयर बनती है एक्टोडर्म की और थर्ड लेयर बनती है मेसोडर्म की। तो ये इस तरीके से अरेंज हुए होते हैं। जो टॉप पर होती है, जो आउटर मोस्ट होती है, दैट इज़ कॉल्ड एक्टोडर्म। दरम्यान में जो मिडल में लेयर मौजूद होती है दैट इज़ कॉल्ड मेसोडर्म, और इन्फीरियर साइड पर मतलब कि नीचे जो लेयर मौजूद होती है उसको हम कहते हैं एंडोडर्म। तो एक्टो, मीजो और एंडोडर्म की अरेंजमेंट इस तरीके से होती है। और गेस्टुलेशन के प्रोसेस में ये 3 जर्म लेयर्स बन जाते हैं। जब गेस्टुलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस होता है इन 3 लेयर्स से। इनसे अपने रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं। एक्टोडर्म से बॉडी के एक्सटर्नल जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं तो वो बनते हैं, और मेसोडर्म से और एंडोडर्म से बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स बनते हैं। तो अब हम उन ऑर्गन्स को स्टडी करते हैं। एक्टोडर्म से हमारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम बना हुआ होता है, मतलब जो हमारा CNS है या PNS है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो सारा एक्टोडर्म से बना हुआ होता है। ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद है वो भी एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होता है। स्किन की जो बाहर की लेयर है यानी कि जो एपिडर्मल लाइनिंग है स्किन की, वो भी एक्टोडर्म से बनी हुई होती है। और एपिडर्मस में जो ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, मतलब स्किन के एपिडर्मस में जो ग्लैंड्स हैं वो है स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड्स, ये सारे के सारे एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होते हैं। सिलाइवरी ग्लैंड्स हैं, लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं, टेयर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, और जो मेमरी ग्लैंड्स हैं वो भी एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होते हैं। हेयर्स बाहर की तरफ मौजूद हैं, नील्स बाहर की तरफ मौजूद होते हैं, एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होते हैं। मेलेनोसाइट सेल्स भी एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होते हैं, जो स्किन को कलर दे रहे होते हैं, जो हेयर को कलर देने वाले पिगमेंटेड सेल्स हैं वो भी एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होते हैं। बाहर हमारी आइज़ भी मौजूद है, तो आइज़ का जो बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर मौजूद है, पार्ट्स मौजूद हैं, वो एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होते हैं। फॉर एग्जांपल जो लेंस का पार्ट है वो एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होता है। इंटरनल और एक्सटर्नल एयर हमारा एक्टोडर्मल लेयर से बना हुआ होता है। नोज़ भी बाहर की तरफ मौजूद है और माउथ भी बाहर की तरफ मौजूद है, तो इनकी एपिथेलियल लाइनिंग एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होती है। एड्रीनल मेडुला, ऑल्दो कि ये तो बाहर मौजूद नहीं है, ये तो अंदर मौजूद होता है इंटरनली, बट ये एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होता है। और इसके अलावा कुछ कनेक्टिव टिश्यू, ज़्यादा नहीं, कुछ कनेक्टिव टिश्यू एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होते हैं। तो ये हमने पढ़ा एक्टोडर्म से बनने वाले ऑर्गन्स के बारे में कि जो बाहर की तरफ स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं हमारी बॉडी के, यानी कि जो स्किन है या जो आई के लेंस वगैरह है या जो हमारी नोज़ और माउथ के एपिथेलियल लाइनिंग है, वो सारी की सारी एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है नर्वस सिस्टम के बारे में कि वो एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन है। स्किन के बारे में भी आपको याद रखना है। अगर सारे के सारे पॉइंट्स याद नहीं रख सकते हो तो जो मेजर बातें हैं वो लाजमी आपने याद रखनी होती हैं। अब हम पढ़ते हैं मेसोडर्मल लाइनिंग से बनने वाले ऑर्गन्स के बारे में। मोस्ट ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मेसोडर्म। हमने भी पहले भी पढ़ा था गेस्टुलेशन के टॉपिक में कि नोटोकॉर्ड बनता है मेसोडर्म से, तो ये तो हमें याद रहेगा क्योंकि नोटोकॉर्ड का हमने देख लिया था। ये नोटोकॉर्ड फिर बाद में कन्वर्ट हो जाता है इनटू वर्टिब्रल कॉलम। मसल्स बनते हैं मेसोडर्म से, जो 3 टाइप के मसल्स है, कार्डिक है, स्मूथ है और स्केलेटल मसल्स है, वो मेसोडर्म से बनते हैं। एम फॉर मेसोडर्म, एम फॉर मसल्स, तो ये याद रखना चाहिए आपको। और ये बहुत दफ़ा पूछा जाता है कि मसल्स कहाँ से बनते हैं, तो मेसोडर्म से बनते हैं। स्केलेटन सिस्टम्स, मतलब कि जो हमारे बोन्स हैं, जो हमारे कार्टिलेज हैं, वो एक्चुअली मेसोडर्मल इन ऑरिजिन होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमारा हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं, ये सारे जो है मेसोडर्मल इन ऑरिजिन होते हैं। और हमारा लिम्फेटिक सिस्टम भी, ब्लड या लिम्फेटिक सिस्टम या जो हमारे बोन्स हैं, कार्टिलेज हैं, ये सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। तो मोस्ट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मेसोडर्म। कुछ एक्टोडर्म से बनते हैं, ज़्यादा कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्म से बनते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ज़्यादातर मेसोडर्मल इन ऑरिजिन होता है। यूरिनरी सिस्टम भी मेसोडर्मल इन ऑरिजिन होता है। यूरिनरी सिस्टम में किडनीज मेसोडर्मल इन ऑरिजिन होते हैं। डर्मस ऑफ द स्किन मेसोडर्मल इन ऑरिजिन है, और एड्रीनल कॉर्टेक्स भी मेसोडर्मल इन ऑरिजिन है। एपिडर्मस, स्किन का जो एपिडर्मल पार्ट है वो एक्टोडर्म से बना हुआ होता है, जबकि डर्मस पार्ट उसका मेसोडर्म से बना हुआ होता है। एड्रीनल मेडुला एक्टोडर्म से बनता है, जबकि एड्रीनल कॉर्टेक्स मेसोडर्म से बनता है। तो मेसोडर्म में आपने याद रखना है अबाउट द मसल्स, अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम, अबाउट द स्केलेटल सिस्टम के ये कहाँ से बनते हैं, मेसोडर्म से बनते हैं। अगर सारे याद रख सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात होगी। अगर सारे नहीं याद रख सकते हो तो मेजर सिस्टम के बारे में आपने याद रखना होगा।
अब हम पढ़ते हैं एंडोडर्म के बारे में। बस जितने भी ऑर्गन्स रह गए वो सारे के सारे एंडोडर्म से बनते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम एंडोडर्मल इन ऑरिजिन है, और डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, यानी कि जो लिवर है, पेनक्रियाज है, जो अपनी सिक्रीशन डाइजेस्टिव पर्पजेस के लिए जीआईटी ट्रैक्ट में डाल रहे होते हैं, तो वो एंडोडर्मल इन ऑरिजिन होते हैं। और हमारी टंग भी एंडोडर्मल इन ऑरिजिन है। रिस्पायरेटरी सिस्टम मतलब हमारी जो ट्रैकिया है, लेरिंग्स है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स, ये सारे रिस्पायरेटरी सिस्टम ये एंडोडर्म से बना हुआ होता है। रिप्रोडक्टिव डक्ट्स ये एंडोडर्मल इन ऑरिजिन होते हैं। यूरिनरी सिस्टम में हमने किडनीज को मेसोडर्म के हिस्से में डाल दिया था, और जो यूरिनरी ब्लैडर है, जो एपिथेलियल लाइनिंग है यूरेथ्रा की, और जो विजाइना है, ये सारा का सारा एंडोडर्म से बना हुआ होता है। इंटरनल और एक्सटर्नल एयर हमने एक्टोडर्म के हवाले किए थे। अब ये जो यूस्टेशियन ट्यूब है एंड लाइनिंग ऑफ द मिडल एयर, ये एंडोडर्म से बनी हुई होती है। थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड एंडोडर्म से बना हुआ होता है। तो ये सारा है फेट ऑफ द 3 जर्मिनल लेयर्स ऑफ गैस्ट्रुला के कौन कौन से ऑर्गन्स किस किस लेयर से बनते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि सारे नहीं याद कर सकते हो तो कोई बात नहीं है, जस्ट आपने मेजर सिस्टम्स का याद रखना है कि हमारे जो स्किन है वो कहाँ से बनती है, हमारा नर्वस सिस्टम कहाँ से बनता है, हमारे मसल्स कहाँ से बनते हैं, हमारा स्केलेटन सिस्टम कहाँ से बनता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम आपने लाजमी याद रखना है। सो इट्स ऑल अबाउट द फेट ऑफ द 3 जर्मिनल लेयर ऑफ गैस्ट्रुला।